हेलो बच्चों, एसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन का बेसिक क्लास हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक चीजों को हम लोग देखने वाले हैं जो 11th और 12th दोनों क्लास में जो कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ना है उसको उसके लिए शुरुआती जो करेंगे कहाँ से करेंगे, क्या जानेंगे कि हम लोग कार्बनिक रसायन को बेहतर ढंग से समझ सके। उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बेसिक चीजों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन के बेसिक चीजों को। तो कार्बनिक रसायन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक रसायन अर्थात कार्बन से रिलेटेड रसायन अर्थात कार्बन से रिलेटेड, यानी कि कार्बन के बारे में, कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से बने जो यौगिक हैं उससे बने हुए जितने चीज हैं उसके बारे में हम लोग इस जो चैप्टर है पढ़ सकते हैं, या केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग ये जान कि कार्बन है क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए कार्बन क्या है। तो कार्बन सबसे पहले अगर जान ले तो कार्बन क्या है। तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या, कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। तथा इसकी संयोजकता की बात कर लें, तथा इसकी संयोजकता की बात कर लें तो संयोजकता 4 है। तथा इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। देखिए कार्बन के बारे में हम लोग एक पॉइंट देखें कि कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या जो है वह 6 है तथा इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है। संयोजकता क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए संयोजकता क्या होती है, इस चीजों को समझेंगे। प्रत्येक तत्व जब यौगिक बनाता है तो वह चाहता है कि खुद को अस्थायी बना ले। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में कि NaCl का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब संयोजकता अच्छे से समझ में आएगा। NaCl का एग्जाम्पल लिए तो जो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है, यह जो यौगिक है यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो इसमें जो सोडियम है वह भी स्थायी होना चाहेगा और क्लोरीन है वह भी स्थायी होना चाहेगा। क्यों चाहेगा? तो सोडियम और क्लोरीन इसलिए स्थायी होना चाहेगा क्योंकि सोडियम का गुण ऐसा है कि यह वायुमंडल के नमी युक्त जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यह आग पकड़ लेता है। और क्लोरीन जो है यह कह सकते हैं कि कीटनाशक गैस से कर सकते हैं। क्लोरीन यानी जहरीला गैस हम लोगों के लिए कर सकते हैं। और ऑक्सीजन और कीटनाशक जो क्लोरीन है, इन दोनों से मिल करके जो बना हुआ नमक है जिसको हम सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम कर सकते हैं, तो वह खाने के लिए जाता है। अब सोचिए जरा, अगर सोडियम अस्थाई न बने, अस्थाई का मतलब कि यह पुनः किसी से क्रिया न करने लगे, यानी अक्रिय गैस जैसा, यानी कह सकते हैं कि अक्रिय गैस जैसा न बने और क्लोरीन भी अक्रिय गैस जैसा न बने तो पुनः किसी से क्रिया कर सकता है। तो खाते समय ऐसा होगा कि नमक भी है और सोडियम किसी अन्य से क्रिया कर लिया तो आग पकड़ लेगा, और क्लोरीन जो है जहरीला ही है, क्लोरीन कीटनाशक ही है तो हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए कोई भी जो यौगिक है वो वह जब बनता है तो पहले जो उसमें तत्व उपस्थित होते हैं वह अस्थायी होना चाहता है, अर्थात अपने आप को अक्रिय गैस जैसा बनाना चाहते हैं। खुद को अक्रिय, अक्रिय का मतलब किसी से क्रिया करने लायक
ना राजा पुनः, जैसे यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है, ये पुनः किसी से क्रिया करना है, ना राजा, इस प्रकार से बनना चाहता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अक्रिय गैस का जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैस की। सिर्फ एक अक्रिय गैस हीलियम जिसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी अक्रिय गैस का जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब यहाँ पर हम लोग कह भी सकते हैं कि तो इसका मतलब है कि अक्रिय गैस जब बनना है सोडियम को, तो ये पर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना रहेगा तो यह अक्रिय गैस बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसके लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, इसके पास जो 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा जो होंगे उसको, इसको क्लोरीन को देगा, या तो क्लोरीन से लेगा, या क्लोरीन भी फालतू होगा तो इसको देगा या इसको लेगा, इस तरह से करेगा। तो अब इसी को हम संयोजकता कहते हैं, यानी कि एक तत्व किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है या तो लेता है, या जब दोनों को जरूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तो साझा करता है। क्लियर? तो साझा करता है, तो उस कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, या जितने इलेक्ट्रॉन देता है, या जितने इलेक्ट्रॉन तत्व लेता है, उसको हम संयोजकता कहते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 है। अब कार्बन की संयोजकता 4 क्यों है, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं कि क्यों है 4। तो चलिए देखते हैं कार्बन की संयोजकता 4 क्यों है। तो देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 इसलिए है, इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 क्यों है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिखेंगे तो इस प्रकार से कह सकते हैं 1s2 2s2। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, इन सभी चीजों के बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम उन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करें तो आपके चैप्टर की जो चीजें हैं, कार्बनिक रसायन की जो चीजें हैं वह छूटेगी। इसलिए हम संयोजकता के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। एक वीडियो बना देंगे संयोजकता के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलिए अभी समझिए डायरेक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2p2 होता है, क्योंकि इसके पास परमाणु संख्या 6 है, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। तो 2, और दूसरे कक्षा में देख लीजिए कि 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हम बताए आप लोगों को कि जो जितना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात इसको अस्थायी होने के लिए, अर्थात अक्रिय गैस जैसा बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता कहलाती है। तब कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में बनना चाहिए, क्योंकि अक्रिय गैस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, तो कितना इसको चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखे। कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है और इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। कार्बन के बारे में इतना पॉइंट देखे। चलिए उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखें। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब कार्बन जो है प्रकृति में है अकेले, लेकिन यह कई रूपों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, एक व्यक्ति जो है वह एक व्यक्ति यानी एक आदमी कई रूपों में पाया जाता है। अगर घर में अपने माता पिता के पास है तो वह बेटा के रूप में है या बेटी के रूप में है, बेटा के रूप में कर सकते हैं या बेटी के रूप में। अगर किसी स्कूल का टीचर बन जाए तो वह वहां पर टीचर के रूप में है, शिक्षक के रूप में हो जाएगा। वही व्यक्ति किसी दिन दूल्हा बन के बाराती चल जाए तो वहां पर वह जो होगा वह दूल्हा के रूप में होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को कि दूल्हा मतलब
एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति कई रूपों में दिख रहा है। बस यही चीज को समझना है। कार्बन भी कई रूपों में दिखता है, कार्बन भी जो है कई रूपों में दिखता है, कार्बन भी कई रूपों में, और मुख्यतः कार्बन दो ही रूप में दिखते हैं। मुख्यतः जैसे व्यक्ति कई रूपों में दिख सकता है, लेकिन कार्बन मुख्यतः जो है वह दो ही रूप में दिखता है। और जो रूप में दिखता है, जो रूप में दिखता है, उस रूप को हम कहते हैं अपरूप। उसी रूप को हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। अर्थात अपरूप की परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि कार्बन प्रकृति में जितने रूपों में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। और कार्बन के पाए जाने की कई, जैसे कार्बन जो है कई रूपों में पाया जा रहा है, तो ये घटना हुई कि कार्बन कई रूपों में पाया जा रहा है, तो कार्बन के कई रूपों में पाए जाने की घटना को हम अपरूपता कहेंगे। और जिन रूपों में पाया जाएगा और जिन रूपों में कार्बन पाया जाएगा उसको अपरूप कहेंगे। तो कार्बन के कुल कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के दो अपरूप हैं। कार्बन के कितने अपरूप हैं? दो अपरूप। अर्थात कार्बन दो रूपों में पाया जाता है मुख्यतः। एक होता है आपका हीरा और एक हो जाता है आपका क्या? ग्रेफाइट। एक आपका हीरा हो जाता है और एक हो जाता है ग्रेफाइट। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा होगा सब लोग को? चलिए अब आगे देखते हैं। हीरा कार्बन में है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है। तो अब दिमाग में आ रहा हो कि सर हीरा जब कार्बन का रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, तो इसका मतलब है कि हीरा जो बनल होगा पूरी तरह से पूरा कार्बन से, ग्रेफाइट जो बना होगा ये भी पूरा कार्बन से बना होगा। तो कैसे बना रहता है हीरा? तो देखिए हीरा इस प्रकार कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन जो है, एक कार्बन इस प्रकार से कई चार कार्बनों से मुख्यतः जुड़ता है। एक जो हीरा है वो वह इस प्रकार से कई कार्बनों से जुड़ा होता है। उसके बाद चार कार्बन से जुड़ा, फिर इधर जुटेगा, फिर कार्बन जुटते जाएगा, फिर इसमें भी कार्बन जुटेगा, इसमें इसी प्रकार से एक कार्बन से चार कार्बन आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात एक कार्बन से चार कार्बन, क्यों चार कार्बन? क्यों? क्योंकि चार कार्बन इसलिए जुड़ता है कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है वह इस प्रकार से जुड़ा होता है। देख लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन, कार्बन को बिंदु से लेते हैं ऐसे, मान लीजिए कार्बन है। अब इस प्रकार से यहाँ कार्बन जुटा, इस प्रकार से यहाँ कार्बन, फिर कार्बन यहाँ जुटा, फिर यहाँ पर कार्बन जुटा, फिर यहाँ भी कार्बन जुटा, फिर यहाँ पर कार्बन जुटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि षष्ठ कोण के रूप में ग्रेफाइट जो है कार्बन जुटा हुआ रहता है। और ई किस रूप में? तो कह सकते हैं कि घनाभ टाइप का, घन की आकृति का, इस टाइप का, घन की आकृति का, इस टाइप का जुड़ा हुआ रहता है चार गुण। तो हीरा घन की आकृति का होता है और ग्रेफाइट अगर कह सकते हैं तो षष्ठकोण की आकृति का होता है क्या? ग्रेफाइट। समझ में आ रहा होगा कि कार्बन के कितने अपरूप हैं? दो अपरूप, हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा जो है कार्बन के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है चार कार्बन, उसके बाद ग्रेफाइट जो है षष्ठकोण के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे ही ढेर सारे जुड़ते हैं, फिर इससे भी जुड़ेंगे तो षष्ठकोण के रूप में आगे जुड़ते हैं, फिर इससे कार्बन से जुड़ेंगे तो षष्ठकोण के रूप में आगे जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार से ग्रेफाइट जुड़ा होता है। यहां तक क्लियर है? अब देख लीजिए आगे। अब हम हीरा और ग्रेफाइट दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम हीरा के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो हीरा देखिए, हीरा के पहला पॉइंट अगर बात करें तो यह अब तक के ज्ञात, हीरा जो है अब तक के ज्ञात जितने भी पदार्थ दुनिया में है, अब तक के ज्ञात जितना भी पदार्थ दुनिया में है, जितना भी पदार्थ दुनिया में है, पदार्थ दुनिया में है, उसमें दुनिया में है, उसमें सबसे कठोर पदार्थ, उसमें सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। उसमें सबसे कठोर पदार्थ
हीरा है। क्लियर? ये हो गया आपका पहला पॉइंट हीरा के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं कि अब तक के जो सबसे कठोर पदार्थ है वह हीरा है। और देख लीजिए और इसमें हीरा में क्या है, से देखिए हीरा के देखिए कार्बन के साथ में चारों जो परमाणु था यह चारों के चारों अन्य कार्बन के साथ जुड़ गया था। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त तो बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन मुक्त बचा नहीं, बचा तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हीरा में क्या नहीं पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसीलिए हीरा जो है, हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हीरा जो है वह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक है। और विद्युत का नहीं ऊष्मा का भी कुचालक है। दोनों का कुचालक है कौन? हीरा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था, जिससे ये चार था, तो चारों में से चारों के चारों अन्य कार्बन के साथ बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो कार्बन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और हम लोग को पता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होंगे उसमें करंट पार नहीं करेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्लियर है? चलिए हीरा के बारे में बस यह दो पॉइंट काफी है आप लोगों के लिए। तो आगे हम लोग ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में, देखते हैं। देखिए चलिए देखिए ग्रेफाइट, सबसे पहला चीज कि ग्रेफाइट में हम लोग देखे थे कि एक कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। एक कार्बन जो है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, मतलब कि एक कार्बन जो है इसमें, वह एक कार्बन जो है कह सकते हैं तो यहाँ पर एक दो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रेफाइट में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण से यह विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। दोनों का सुचालक होता है, विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का सुचालक होता है ग्रेफाइट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। देखिए इतना समझ में उम्मीद करते हैं कि इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को। तो एक चीज और, अब कार्बन इतनी सारी संख्या है, प्रकृति में कार्बन की संख्या जरा सी थोड़ी है, कार्बन की संख्या काफी ज्यादा है। तो जब प्रकृति में कार्बन की संख्या काफी अधिक है तो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि कार्बन कई तत्वों के साथ मिल करके श्रृंखलन गुण बनाता है, मतलब श्रृंखला बनाता है, चैन बनाता है, कह सकते हैं एक श्रृंखला बनाता है। उसके अलावे जो है यह जो है कार्बन अन्य तत्वों के साथ ज्यादा मतलब कि ज्यादा विक्रिया तो न कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी श्रृंखला बनाता है। हाइड्रोजन के साथ तो काफी ज्यादा यह विक्रिया कार्बन करता है। क्लियर है? अब हम लोग एक चीज बात कर रहे हैं कि कार्बन प्रकृति में मुक्त रूप में भी पाया जाता है, मतलब अकेले भी पाया जाता है और संयुक्त रूप में भी पाया जाता है। तो कार्बन प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है और संयुक्त।
मुक्त रूप में कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो प्रकृति में मुक्त रूप में, ये दोनों में सिर्फ कार्बन से मिलकर के दोनों बना हुआ है, हीरा ग्रेफाइट। लेकिन संयुक्त रूप में बात करें तो हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद फिर पेट्रोलियम है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कह सकते हैं कि कार्बन प्रकृति में जो है वह दो रूप में पाया जाता है, मुक्त रूप में और संयुक्त रूप में। मुक्त रूप में हीरा और ग्रेफाइट पाया जाता है और संयुक्त रूप में हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, उसके अलावे अन्य चीज भी होते हैं जो प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अब अगला पॉइंट है कि कार्बनिक यौगिक के जो सूत्र है, वो कार्बनिक यौगिक का सूत्र कितने प्रकार से हम लोग लेते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक का इतना बड़ा जब रोल है, तो कार्बनिक यौगिक का जो सूत्र है वह कितने तरीके से लिखते हैं। जब इतना सारा कार्बनिक यौगिक प्रकृति में, तो इसके सूत्र भी तो कई तरीके से लिखते होंगे। तो कई तरीके से लिखते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक का सूत्र, कार्बनिक यौगिक का सूत्र। देखिए कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है, उससे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे आणविक सूत्र। पहला क्या है? आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आणविक सूत्र को मॉलिक्यूल फॉर्मूला बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मूला बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इसमें जितनी चीजें हम बता रहे हैं, जितनी चीजें लिखवा रहे हैं, उन चीजों को नोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सारा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ऐसे एजुकेशन एजुकेशन फैमिली। ये इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर आपको इसका सारा पीडीएफ एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ सारा पीडीएफ मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। अगर इस टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़ पाए, किसी कारण से आपको जुड़ना नहीं आता हो या कुछ परेशानी हो, तो आप इस नंबर पर, इस नंबर से व्हाट्सएप बना हुआ है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां आप लिख करके मैसेज कर देंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिए जाएंगे या फिर व्हाट्सएप पर भी आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, 6201733371, यानी 62071333 इस पर आप मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देंगे। तो लिख करके मैसेज कीजिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ इस पर मिल जाएगा। लेकिन नोट मत कीजिएगा, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। और जिनको पीडीएफ चाहिए मैसेज कीजिए, आपको एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। बस जिस समय देखा जाएगा मैसेज, उस समय आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको कहते हैं। अगला तीसरा जो है आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तीसरा जो आता है वह है संरचना सूत्र। तीसरा क्या आता है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के बाद आता है चौथा, वह है युक्ति सूत्र। चौथा क्या है? युक्ति सूत्र है। उसके बाद पांचवा जो है वह आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र। और पांचवा जो आपका है वह है कह सकते हैं त्रिविमीय सूत्र। त्रिविमीय सूत्र भी कह सकते हैं या त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय सूत्र या त्रिविमीय
सूत्र। देखिए, अब बारी बारी से इसका परिभाषा हम लोग समझ लीजिए और बाकी हम लोग मतलब लिखेंगे नहीं परिभाषा, आपको अभी बताया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो परिभाषा समझते चलिए। देखिए, चलिए देखते हैं, मिटा दें, आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र, त्रिविम सूत्र और आणविक सूत्र। आणविक सूत्र किसको कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिक को एक अणु के रूप में व्यक्त करते हैं, एक अणु के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह कहलाता है आणविक सूत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो CH4, CH4 ये आपका है मेथिन, CH4 क्या है? मेथिन है। इसके आगे कुछ नहीं, तो कितने अणु है? एक अणु। तो यानी अणु के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो उस प्रकार के सूत्र को हम आणविक सूत्र कहते हैं। डेफिनेशन आपको पीडीएफ में जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है, मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, आणविक सूत्र समझ में आ गया। जैसे CH4 हो गया, मेथिन हो गया। अगर हम देख ले तो C2H6, इसको हम कह सकते हैं एथेन कह सकते हैं, समझ रहे हैं, इसको हम एथेन कह सकते हैं। अगर हम बात कर ले तो C2H4, तो इसको हम कह सकते हैं एथीन, इसको हम क्या कहेंगे? एथीन। इन नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, IUPAC नामांकन तो पता चल जाएगा। तो इस सब के सब क्या है? आणविक सूत्र है। चलिए अब देखिए, आणविक सूत्र क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसको कहते हैं? तो समझिए, देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों संयोग करके और बनाया है हाइड्रोकार्बन, एक यौगिक बनाया कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इस संयोग करने के दौरान हम बताए थे कि दोनों तत्व अस्थायी होना चाहेगा, यानी अक्रिय गैस जैसा बनना चाहेगा। तो दोनों तत्व जब अक्रिय गैस जैसा बनना चाहेगा ही, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देगा या तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो लेने देने के दौरान इलेक्ट्रॉन का या तो साझा हो सकता है या तो कह सकते हैं कि देगा या तो लेगा। तो साझा यहां पर होता है, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन के साझा होने के दौरान इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, और वही बिंदु के रूप में जो दर्शा देते हैं और जो संरचना बनता है यौगिक का, वही संरचना कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, CH4 को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखा जाएगा? परिभाषा क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसको कहेंगे? तो कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के वैसा सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहा जाता है जिसमें यौगिक को इलेक्ट्रॉन के बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, यानी उसके संयोग करने की जो स्थिति है, संयोग करने की जो कंडीशन है, उसको इलेक्ट्रॉन के बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। जैसे देखिए, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को चारों इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? साझा करेंगे दूसरे से। तो चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन भी 4 हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन भी एक दूसरे से क्या करेंगे? साझा करेंगे। तो ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में? 1। जैसे कार्बन के पास 4 था, तो 4 को दे दिया अंतिम कक्षा वाला, अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन साझा करता है ना, वाले करता है। तो अंतिम कक्षा 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। हाइड्रोजन के सब एक एक होते हैं, तो एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। हाइड्रोजन को अस्थायी बनने के लिए हीलियम जैसा बनना चाहता है, तो हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह हाइड्रोजन के हो गए काम, अस्थायी बन गया हाइड्रोजन। अब सोचिए कि कार्बन से NO लेके हाइड्रोजन अस्थायी बन गया, NO लेके अस्थायी बन गया, NO लेके अस्थायी बन गया, NO लेके अस्थायी बन गया। तो ये है सहसंयोजक यौगिक, माने साझा करेगा, साझा करेगा। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से लिया है एक एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन भी तो देगा। तो कार्बन बना है हाइड्रोजन बना, इसमें कार्बन बना हाइड्रोजन बना, वैसी इसमें वैसी इसमें। तो यहां से बनेगा कार्बन के, क्यों? क्योंकि हम लोग कार्बन के
जो यहाँ से बनेगा तो इसको हम लोग पूरा घेरेंगे। क्यों? तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अस्थायी होने के लिए। तो देखिए इसके कार्बन के गोल घेराने 2, ये 4, ये 6 और कितने हो गए? 2, 8 हो गए। इसके लिए ध्यान रखना है कि बनता कैसे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को बनाने के लिए हम लोग पूरा लॉन्ग में सीखेंगे, डिटेल में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सूत्र इस टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन की क्रिया में जो बनता है संरचना उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। यह जो दिख रहा है आपको, ये मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। किसका है? मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। क्लियर? इतना तक तो दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। चलिए इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के अलावा हम लोग तीसरा देख लेते हैं, संरचना सूत्र। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं, संरचना सूत्र। तो देखिए संरचना सूत्र क्या है, जरा इस चीज को समझेंगे। तो देखिए संरचना सूत्र क्या है। देखिए एक कार्बन है। अब कार्बन जो है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड देंगे। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड देंगे, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड देंगे। सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया, सब हाइड्रोजन के साथ कुछ किया बाबू, क्रिया किया। तो जब क्रिया किया तो इस तरह के जो बना तो उसको हम संरचना सूत्र कहते हैं। इस तरह की जो संरचना बना कार्बन के लिए उसको संरचना सूत्र कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि कार्बन जिस तत्व के साथ प्रयोग किया उसको एक रेखा के रूप में, यानी एक लाइन के रूप में, एक रेखा के रूप में अगर हम दर्शाते हैं, एक लाइन के रूप में दर्शाते हैं, तो इस प्रकार के सूत्र को हम संरचना सूत्र कहते हैं। इस प्रकार के सूत्र को हम क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग 4 नंबर देखेंगे। चलिए संरचना सूत्र भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है आपको कौन सा? युक्ति सूत्र। हाँ अगला क्या है? युक्ति सूत्र। तो देखिए युक्ति सूत्र क्या है, बस इसका परिभाषा सिंपल सा है। युक्ति सूत्र संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को, छोटा रूप को हम लोग युक्ति सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के समझ लीजिए, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल पीडीएफ में लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल दे देते हैं, समझने में अच्छा होगा। एथेनॉल, तो एथेनॉल जो होता है इसका संरचना सूत्र की बात करें तो इस प्रकार से होता है। देखिए कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन जुटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी देख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुट गया, फिर उसके बाद कार्बन में हाइड्रोजन, फिर जुटा O, फिर जुट गया H। ये जो है संरचना सूत्र एथेनॉल का है। अब एथेनॉल का संरचना सूत्र हुआ, अब इसका युक्ति सूत्र क्या होगा? अब ये परिभाषा आपको बोले कि जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को, छोटा रूप को हम कहते हैं युक्ति सूत्र। तो इसका छोटा रूप देख लीजिए, कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, चलिए CH3 हो गया, 3 हाइड्रोजन से CH3। कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, हो गया CH2। लास्ट में बच गया OH, लिख लिए हम OH, और यही बन गया आपका कौची? युक्ति सूत्र। यही हो गया युक्ति सूत्र का। क्या हो गया? युक्ति सूत्र। समझ आया? एथेनॉल का क्या हो गया? युक्ति सूत्र। समझ में आ रहा होगा? किसी को कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अब 5वां देख लीजिए। 5वां आपको है त्रिविमीय सूत्र। देखिए त्रिविमीय सूत्र या त्रिविमीय सूत्र इसको कहते हैं। तो त्रिविमीय सूत्र क्या है कि जब संरचना सूत्र को, यही संरचना सूत्र को जब हम लोग आकृति के रूप में दर्शा देते हैं, आकृति के रूप में मतलब 3 डायमेंशन, त्रिविमीय सूत्र का फॉर्मूला इंग्लिश अगर बात कर रहे तो त्रिविमीय सूत्र का पीडीएफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आएगा। यहाँ पर हम अगर इंग्लिश लिखे तो समय ज्यादा बर्बाद होगा, नहीं समझना है कंसेप्ट को अच्छे से समझिए बस। उसके बाद तो इंग्लिश की भाषा है, भाषा से आप अपना काम कर लेंगे। तो त्रिविमीय सूत्र जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, काम आ जाएगा वहां से। त्रिविमीय सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, जब संरचना सूत्र को एक आकृति के रूप में दर्शा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक हम यहाँ पर बॉल बना दिए, ये आपका गेंद है
और ये है, अब ये मिला के कोई आपको दे दे तो ये आकृति हुआ, तो वो जो हुआ वो त्रिभिन्न सूत्र हो गया। जैसे मान लीजिए इथेनॉल है, इथेनॉल का संरचना सूत्र बनाया गया, अब यही इथेनॉल को एक ठोस रूप में आकृति के रूप में आपको दे दे, वही त्रिभिन्न सूत्र हो गया। जैसे देख लीजिए एक बता देते हैं एग्जाम्पल जो में दिया गया है एग्जाम्पल, वो त्रिभिन्न, जैसे मान लीजिए मीथेन का CH4 का, तो CH4 का जो त्रिभिन्न सूत्र होगा इस प्रकार से, कार्बन यहाँ पर है, उसके बाद इस तरह से जुट जाएगा, इस तरह से जुटेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से चित्र के रूप में कैसे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन नीचे, एक यहाँ, इस तरह से जुड़ता है तो इसको त्रिभिन्न सूत्र कहते हैं। यानी त्रिभिन्न सूत्र पे हम समझ ही सकते हैं 3 डायमेंशन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो इस प्रकार के सूत्र को हम त्रिभिन्न सूत्र कहते हैं। अब चलिए इतना हम लोग देख चुके हैं, इसके अगले वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग अभी देख लीजिए आज ही कि इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, आपको सीरियल वाइज से पूरा 11th 12th दोनों का केमिस्ट्री एकदम अच्छे से सीरियल वाइज यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ में मिलेगा, और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ जो उपाय बताए हैं कि मैसेज कीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए कल की चीजें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कल देखेंगे कार्बनिक यौगिक का नामकरण के बारे में देखेंगे। अब नामकरण बहुत मजा आएगा, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण 2 तरीके से लिखा जाता है। एक जो होता है कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम, और एक दूसरा होता है हाई यूपीएससी नाम, जिसको हम लोग आधिकारिक नाम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधिकारिक नाम। तो साधारण नाम जो होता है यह, जैसे मान लीजिए साधारण नाम जब कार्बनिक यौगिक की खोज कम हुई थी, इसके बारे में पता कम लगाया गया था, तो उस समय साधारण नाम ही चलता था। लेकिन जब इतने सारे संख्या में कार्बनिक यौगिक हो गए तो इतने सारे लोगों को नाम याद रखना मुश्किल हो गया। तो इसके लिए एकदम आसान सा उपाय बताया गया, IUPAC नाम, और इसी के आधार पर नाम लिखा जाता है। तो इसको हम लोग कल अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। साधारण नाम क्या होता है, कैसे लिखते हैं, IUPAC नाम कार्बनिक यौगिक के वो कैसे लिखते हैं। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई दुविधा लगता है कि सर इस चीजों को एक्सप्लेन कीजिए या कैसे होता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी जो दिक्कत होगी उस चीजों को हम तक पहुंचेगा, तभी हम उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। और अगर हम जानेंगे नहीं कि आपको क्या परेशानी हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन दे पाएंगे कैसे। तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड लिखिए, अच्छा लिखिए कि अच्छा लगा हमें वीडियो। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी होता है उस चीजों को लिखो कि सर यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, और एक्सप्लेन करके बताइए, या इससे अच्छे तरीके से, तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ लें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।